हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम 2022 के लिए मॉडल पेपर नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम राजस्थान जी के हिंदी और शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृत्ति से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो पेपर में आने के पूरे चांस हैं तथा बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जिसमें हम राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चंस, हिंदी व्याकरण के 15 क्वेश्चन और टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ शासक के दरबारी थे? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। सोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक संस्कृत विद्वान किस मेवाड़ शासक के दरबारी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराणा लाखा। जो महाराणा लाखा थे, इसके दरबारी कवि थे। ये संस्कृत भाषा की ज्ञाता थे। कौन? सोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। याद रखना है आपको नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालुका स्तूपों से सर्वाधिक हानि होती है। जो बालुका स्तूप होते हैं, मिट्टी के स्तूप, उनमें से सर्वाधिक हानि किसके कारण होती है? बरखान के कारण, अनुप्रस्थ, अनुदेदरीय या परवलयिक? तो इसका आंसर होगा बरखान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो बरखान होते हैं, बरखान प्रकार है, बालुका स्तूप का एक प्रकार है जिससे सर्वाधिक हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलाटों से क्या आशय है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, मोलाटों से क्या आशय है? चोर डाकुओं के मुंह ढकने का वस्त्र होता है, या सिर पर बोझा उठाने के लिए कपड़े को लपेटकर बनाया गया इंडुआ होता है, या स्त्रियों का एक सिर आभूषण होता है, या ऑप्शन नंबर डी यानी 1 और 2 सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या होता है मोलाटो? चोर डाकुओं का मुंह ढकने का वस्त्र होता है और सिर पर बोझा उठाने के लिए कपड़े को लपेटकर बनाया गया एक इंडुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, निर्धनता अनुमान लगाए जाते हैं, यानी गरीबी का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन एनएसएसओ द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेशनल सैंपल सर्वे संगठन। दोस्तों, इसका संगठन दिल्ली में है। ठीक है, जो इसका मुख्यालय है दिल्ली में है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1950 में इसकी 1950 में दिल्ली में स्थापना हुई थी। नेशनल सैंपल सर्वे संगठन केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरी उद्योग के लिए विख्यात लवाण गांव स्थित है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। दरी उद्योग, दरी को बनाने वाले जो उद्योग हैं, उनमें विख्यात लवाण गांव कौन से जिले में स्थित है? भरतपुर में, दौसा में, धौलपुर में या सीकर में? इसका आंसर होगा धौलपुर। धौलपुर जिले में स्थित है लवाण गांव, जो कि दरी उद्योग के लिए काफी फेमस है। किसने राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ की भाषा के लिए 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे व इंडिया में किया है? वह कौन से व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया है? ऑप्शन है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर एलपी तेसित्रोई, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये आयरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 1873 में आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास करके ये भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ पंथ की प्रमुख 7 पीठों में से एक है। तो वल्लभ समुदाय हैं, उनकी 7 प्रमुख पीठें हैं, जिसमें से एक पीठ कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा कोटा। ऑप्शन नंबर ए यानी कोटा। कोटा में स्थित है वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठों में से एक पीठ कोटा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पुरातात्विक स्थल जोधपुरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पुरातात्विक स्थल जोधपुरा, याद रखना है आपको, नाम है जोधपुरा। जिले का नाम याद नहीं, जिला का नाम नहीं है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर या टोंक? तो इसका आंसर होगा सी यानी जयपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जयपुर में स्थित है पुरातात्विक स्थल जोधपुरा। नाम है, याद रखना है आपको, ये जोधपुर से जोधपुर जिला नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। वह कौन सा राज्य है जिसके साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्य पूछा गया है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय नहीं पूछा गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पंजाब। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है राजस्थान जिला। अगर यहाँ पर बात करें गुजरात की, गुजरात के साथ कितने किलोमीटर? 1022 किलोमीटर लंबी सीमा, ठीक है, 1022 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। उसके बाद आती है हरियाणा की, जो कि 1262 किलोमीटर, याद रखना है आपको, 1262 किलोमीटर सीमा राजस्थान के साथ लगती है हरियाणा जिले की। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री रघुवर दयाल गोयल द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, याद रखना है नाम है आपको ये। इसकी स्थापना रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। वो कब की गई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 22 जुलाई 1942। सन 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल गोयल, जिनके द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में किन किन के मध्य हुई थी? चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में किन किन के मध्य हुई थी? राणा सांगा व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, या राणा कुंभा व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन व मांडू के सुल्तान मोहम्मद, या राणा कुंभा सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मांडू के सुल्तान मोहम्मद के बीच? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन व मांडू के सुल्तान महमूद के बीच ये 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। अगर चंपानेर की संधि की बात करें तो इसमें इन दोनों ने मिलकर जो संधि की थी उसमें महाराणा कुंभा को हराने की ये एक दोनों के बीच संधि हुई थी। दोनों ने मिलकर उसको हराना था, लेकिन कारणवश दोनों मिलकर भी महाराणा कुंभा को यहाँ पर नहीं हरा पाए। नेक्स्ट प्रश्न है, भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के तट पर स्थित कौन सा मंदिर गुर्जर जाति के लोगों के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। भीलवाड़ा जिले में खारी नदी, याद रखना यह नाम है आपको। ये जो खारी नदी है राजसमंद जिले से निकलती है, ठीक है, जो देवली टोंक होते हुए बनास में मिल जाती है। कौन सी खारी नदी? इसके किनारे पर स्थित है गुर्जर जाति के लोगों के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र। तो वो कौन सा मंदिर होगा? तो वह स्वाई भोज मंदिर, ऑप्शन नंबर बी, स्वाई भोज का मंदिर है जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, करना भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक है? करना भील कौन से वाद्य के प्रसिद्ध वादक हैं? नड, मोरचंग, सतारा या करना? तो इसका आंसर होगा नड। नड क्या है? एक प्रकार का बांसुरी के टाइप का एक वाद्य यंत्र होता है जिसमें 4 छेद होती हैं, ठीक है, बांसुरी की तरह ही होता है ये, याद रखना है आपको नाम। अबुल फजल ने किस किले के बारे में लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? ये कथन किसने लिखा है? अबुल फजल ने, जो कि अकबर थे उनके नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल। इन्होंने कौन से किले के बारे में लिखा है कि इस किले को नीचे से देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? स्वर्णगिरी, मेहरानगढ़, रणथंभौर या कुंभलगढ़? तो इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये राजसमंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि ये काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। जुगात क्या है? इंपॉर्टेंस है। जुगात क्या है? एक प्रकार का मोटा या मजबूत सूती वस्त्र, श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी, दूल्हे की जूते छुपाने का नेग या विजयगान? तो इसका आंसर होगा श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी। जो श्राद्ध में चतुर्दशी आती है उसे जुगात कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाथी दांत आदि को चीरकर चूड़ियां बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? जो हाथी दांत होता है उसको चीरकर चूड़ियां बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा चिरवियो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चिरवियो हाथी दांत को चीरकर चूड़ियां बनाने का कार्य करता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है चिरवियो। नेक्स्ट है, आओ सेतु बांधे कृति किसकी रचना है? आओ सेतु बांधे एक रचना है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जिनको राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा शांति राजपाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर होगा। आओ सेतु बांधे कृति की रचना किसने की थी? शांति राजपाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल का बोया गया क्षेत्र राज्य में सर्वाधिक किस जिले का है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। सबसे अधिक चावल राजस्थान में किस जिले में बोए जाते हैं? हनुमानगढ़, बारां, बूंदी या बांसवाड़ा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक क्षेत्र चावल का बोया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लाठी चंदन डाबड़ा पट्टी का संबंध क्या है? लाठी चंदन डाबड़ा पट्टी का संबंध किससे है? खनिजों के उत्खनन से, मीठे पानी के भूमिगत जल स्रोतों से, या उपजाऊ मिट्टी से, या खारे पानी की झीलों से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मीठे पानी की झीलों से संबंधित है। मीठे पानी के भूमिगत जल स्रोतों से संबंधित है लाठी, चंदन और डाबड़ा पट्टी। ठीक है, डाबड़ा पट्टी। ठीक है, याद रखना है आप। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान जीके से रिलेटेड, मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा सिंपल सा 25 वर्ष। सीएम बनने के लिए का 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री की पूछ ले तो प्रधानमंत्री की भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि ये 25 वर्ष संविधान में उल्लेखित नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मंत्री परिषद होता है उनमें से जो पीएम चुना जाता है वो उसकी आयु न्यूनतम 25 होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति की पूछ ले तो वो 35 होती है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामान्य हिंदी। हिंदी से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन और आने के पूरे चांस है, याद रखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी से रिलेटेड, शूद्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? शूद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? शूद्रक, शूद्रिका, शूद्रा या शूद्री? तो इसका आंसर होगा शूद्रा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो शूद्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शूद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर प्लस उचित विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? वीर प्लस उचित विच्छेद है ये, इसकी संधि क्या होगी? वीर उचित, वीरचित, वीर उचित, वीरोचित या वीरुचित? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वीरोचित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वीरोचित हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घायु पद में समास है। दीर्घायु, दीर्घ प्लस आयु, अगर इसकी संधि की बात करें तो दीर्घ प्लस आयु, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी इसमें। ठीक है, दीर्घ प्लस आयु, आ प्लस यानी स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें समास बताना है। दीर्घायु पद में कौन सा समास होगा? कर्मधारी, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष? देखिए दीर्घायु का क्या होगा? दीर्घ यानी लंबी, जिसकी आयु लंबी है, जिसकी आयु, तो इसका आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। दीर्घायु में कौन सी होगी जिसकी लंबी आयु? कर्मधारय समास हो जाएगा। पद प्रधान है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है चांदी है। चांदी क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं होगा? चांदी होगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। सभी को याद होना चाहिए ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहस का विलोम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है साहस का विलोम। वीरू, हिम्मत, डरना या वीरता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बीरू। जो बीरू होता है वो साहस का विलोम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खगोल का पर्याय है। खगोल का पर्यायवाची क्या होगा? भूगोल, नभ, खेचर या नभचर? तो इसका आंसर होगा नभ। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। सभी को पता होगा खगोल यानी आकाश, आकाश बोले तो नभ। नेक्स्ट प्रश्न है, पवित्र शब्द संधि है। पवित्र शब्द में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, विसर्ग संधि, यण संधि या अयाति संधि? पवित्र का संधि विच्छेद कीजिए पहले। पो प्लस अत्र होगा। ठीक है, पो प्लस अत्र होगा यहाँ पर संधि विच्छेद, जिससे मिलकर क्या बनेगा? पवित्र। तो यहाँ पर हो जाएगी अयादि संधि। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अरबी शब्द है। अरबी शब्द कौन सा है? यहाँ पर अरबी शब्द पूछा गया है। कारखाना होगा या बाजार होगा या शादी होगा या सुबह होगा? तो इसका आंसर होगा सुबह। जो सुबह शब्द होता है वह एक अरबी शब्द है। ठीक है, हिंदी का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द होता है सुबह। नेक्स्ट है, अरबी शब्द नहीं है। अरबी शब्द कौन सा नहीं होगा? तमाम, किताब, जागीर या लगान? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर से यानी जागीर। राइट आंसर जागीर हो जाएगा। जो जागीर होता है वो अरबी शब्द नहीं है,
और तमाम, किताब और लगान, ये तीनों शब्द यहाँ पर अरबी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फारसी शब्द नहीं है। ये प्रश्न है, फारसी शब्द कौन सा नहीं होगा? मीनार, जलेबी, अदालत या मौसम? तो इसका आंसर होगा जलेबी। जो जलेबी होता है वो फारसी भाषा का एक शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, घाव शब्द क्या है? जो घाव होता है, घाव हो जाता है ना चोट लगने पर, घाव, तो उस घाव शब्द कौन सा होगा? वो तद्भव होगा, तत्सम होगा, या देशज या विदेशज? विदेशी या विदेशज, ठीक है। तो राइट आंसर होगा तद्भव। जो तद्भव यानी संस्कृत से शब्द मिलते जुलते शब्द होते हैं या संस्कृत शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो घाव शब्द है वो तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी शब्द कौन सा है? चीनी भाषा का शब्द कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शनों में से चीनी भाषा का शब्द कौन सा है? चाय, ईमान, अल्लाह या इरादा? देखिए, ईमान और अल्लाह और इरादा, ये तो क्या हो जाएगा? उर्दू शब्द हो चुके हैं लगभग। अल्लाह और ईमान तो उर्दू शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर चाय है, जो चाय है ये क्या है? चीनी भाषा का शब्द है। जो चाय अपने चाय पीते हैं, उसमें जो चाय शब्द है ये चीन से आया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के बजाय और हानि हुई अर्थ वाली कहावत है। लाभ के बजाय और हानि हुई जो अर्थ है, इसकी कहावत कौन सी होगी? सिर मुंडाते ओले गिरना, कंगाली में आटा गीला होना, या हाथ के तोते उड़ना, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। इन तीनों, जो तीनों मुहावरे हैं, इसका अर्थ तीनों में से किसी का भी नहीं होगा कि लाभ के बजाय और हानि हुई। इसका जो मुहावरा होगा वो होगा, चंद्रमा पर थूकने पर थूक अपने मुंह पर ही गिरता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यदि चांद पर थूकोगे तो अपने मुंह पर ही आकर गिरेगा, यानी लाभ नहीं हो रहा है, लाभ के बजाय और हानि हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया कौन सी है? यहाँ पर पूछा गया है। खाना, उठना, पीना या लिखना? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उठना। जो उठना है वो एक अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का वर्ण की बनावट में सरल से कठिन सिद्धांत को अपनाने वाली विधि कौन सी है? जो वर्ण की बनावट होती है उसमें सरल से कठिन सिद्धांत की ओर अपनाना कौन सी विधि होगी? तो इसका आंसर होगा मोंटेसरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पर। जो मोंटेसरी विधि होती है वो वर्ण की बनावट में सरल से कठिन की ओर ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, टीचिंग एटीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? यदि आप टीचर हैं और कक्षा में छात्र छात्राओं को ध्यान विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियां सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, या कक्षा में जोर से बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पर कक्षा में जोर से बोलेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों का ध्यान विकसित करना है हमारे को, ठीक है। तो जोर से बोलने पर विकसित नहीं होगा। भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, ये भी कोई रिलेवेंट आंसर नहीं होगा यहाँ पर। बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, तो ये भी कोई ज़्यादा नहीं होगा। कहानियाँ सुनाने से ध्यान विकसित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पर छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, यानी उनके जानने की इच्छा होती है ना, उसको विकास करेंगे, तब जाकर बच्चों का ध्यान विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में, ऑप्शन है, उन्मुक्त वातावरण रखे। सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को उन्मुक्त वातावरण रखना चाहिए, छात्रों को नियंत्रित रखना चाहिए, उन्हें परंपराओं से नहीं हटना देना चाहिए, या कदम कदम पर सही दिशा प्रदान करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, उन्मुक्त वातावरण रखें, छात्रों को नियंत्रित रखें, सृजनात्मक चिंतन विकास करना है आपको। उनकी जो सृजना सीखने की जो चिंता होती है उनको विकास करने के लिए आप कक्षा में क्या करेंगे? तो उनको कदम कदम पर सही दिशा प्रदान करेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि कदम कदम पर उनको सही दिशा प्रदान करे, तब जाकर वो सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे। विद्यालय में पाठ्य सामग्री, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे,
या मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को देंगे। देखिए, सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए क्या करेंगे हम, इससे रिलेटेड जो भी उदाहरण हैं उनको प्रस्तुत करेंगे, मिलजुल कर कार्य करेंगे या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। छात्रों में सहयोग करने की भावना को विकसित करने का क्या है, मिलजुल कर कार्य करो और उनके महत्व को बताइए, जभी तो सहयोग की भावनाओं को विकसित कर सकेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों के निम्नलिखित में से किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। छात्रों का वह कौन सा गुण है जिनको आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता या परिश्रमी। तो राइट आंसर होगा इसमें स्वतंत्र रूप से विचार करना। ठीक है, छात्रों का सबसे सर्वाधिक गुण होता है बिल्कुल फ्री माइंडली होकर विचार व्यक्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विनयशीलता तो खैर सभी कर लेते हैं, आज्ञाकारी भी बन जाते हैं और परिश्रम सभी कर लेते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है, आगे जाकर खड़ा हो सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है पूरी कक्षा के सामने, तो वही क्या होगा, अपने गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र रूप से विचार करना ठीक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अध्यापकों के सुझाव के बावजूद कोई अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है। कोई भी छात्र अगर अध्यापक सुझाव देने के बाद भी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, अर्थदंड देना चाहिए, उसके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, कारण का पता करना चाहिए या अन्य छात्रों के समक्ष उसे शर्मिंदा करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, ये कट हो जाएगा। कारण का पता, तो कारण कोई बेसिक कारण नहीं हो सकता, यहाँ पर सुझाव देने के बावजूद वो स्वच्छता का ध्यान नहीं रखना है, अभिभावक को सूचित करेंगे, ये भी इतना करेक्ट आंसर नहीं होगा। छात्रों को अर्थदंड दे, देखिए अगर आप छात्रों को एक बार दंड देते हैं तो हो सकता है कि वो अपनी स्वच्छता का ध्यान रख सकते सुझाव के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ज़्यादा करेक्ट आंसर रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर आपको छात्रों का अर्थदंड दे, इस ये आंसर ये टॉपिक नहीं आए यहाँ पर, सॉरी ये पॉइंट यहाँ पर नहीं आए, तो उसके बाद ये आपको याद रखना है, उसके अभिभावकों को सूचित कर सकते हैं। शर्मिंदा तो किसी को कर नहीं सकते कक्षा में, उसका कारण भी अपने को जानना नहीं है टीचर के, तो उसका कारण क्या होना चाहिए, तो कारण कब पता करेंगे, जब अभिभावकों को सूचित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जो छात्र कक्षा में निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। जो कक्षा में स्टूडेंट्स होते हैं जो निरंतर टीचर से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो क्या करोगे आप, अगर आप टीचर बन चुके हो तो क्या करोगे आप, दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें कक्षा में वाद विवाद में भाग लेना है ये तो प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित इंस्पायरेशन करना चाहिए, या प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा, तो ये कट हो जाएगा। उत्तर स्वयं नहीं ढूंढने का, ठीक है, अपने को भी बताना है क्योंकि वो टीचर से पूछ रहे हैं, ठीक है, उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित इंस्पायरेशन करना चाहिए, ठीक है, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा बेटर आंसर क्या होगा, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करो, इंस्पायरेशन होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक छात्र के लिए क्या होते हैं, पिता की स्थिति में होता है या मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है या सभी। तो शिक्षक क्या है, एक मित्र व हितैषी, यानी उसका हितैषी, उसकी हितैषी का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, देखिए मित्र और हितैषी की स्थिति में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक मित्र की तरह शिक्षक व्यवहार करना चाहिए छात्र के साथ, हितैषी यानी उसका भला सोचे, ठीक है, उसका भला सोचे, उसको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, ये स्थिति में होना चाहिए एक शिक्षक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। मातृभाषा के ज्ञान की वृद्धि के लिए क्या सुझाव संभव है। घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, ये इम्पॉसिबल है। केवल मातृभाषा पुस्तकों का प्रयोग करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। प्रत्येक पुस्तकें होती हैं मातृभाषा में नहीं आती हैं। मातृभाषा के प्रयोग के बीचों बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। हाँ, ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट
होगा, उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि जो पुस्तकें होती हैं वो प्रत्येक पुस्तक मातृभाषा की अवेलेबल नहीं हो सकती है। विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग नहीं कर सकते हम, घर पर तथा विद्यालय में मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, अन्य भाषाएं भी यहाँ पर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमें क्या है, बीच बीच में जब मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हाड़ौती भाषा की बात करें तो अगर कोई हाड़ौती बोल रहे हैं तो बीच में मातृभाषा हिंदी, तो हिंदी के बीच में हाड़ौती भाषा को नहीं बोलना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसाय से अलग करता है वह क्या है? शिक्षक का वह कौन सा गुण है जो अन्य व्यवसायी होते हैं उनसे अलग करता है? कर्मठता, भाषण देने में निपुणता या अध्ययनशीलता या सभी? इसका आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी अध्ययनशीलता। भाषण देने में भी निपुण होते हैं एक शिक्षक, कर्मठ, अपने कार्य के प्रति काफी कर्मठ होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है? जो एक प्रभावी संचार प्रणाली है उसमें प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है विषय वस्तु को गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए, प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के लिए। तो राइट आंसर का विषय वस्तु को गहराई से जानने के लिए, जो अपनी विषय वस्तु होती है उसको गहराई से जानने के लिए प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, और 15 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके से रिलेटेड, यानी कि कुल मिलाकर आपको कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 45 क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 45 में से कुल कितना स्कोर किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल मॉडल पेपर हूबहू आपको ये देखने को मिलेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।